अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब लोग। हम लोग आज इस वीडियो में जो टॉपिक कवर करने जा रहे हैं उसका नाम है रेस्टोरेशन एज। तो दोस्तों इस एज को रेस्टोरेशन एज इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर में कुछ चीज़ें रीस्टोर की गई। कौन सी चीज़ें रीस्टोर की गई? जो प्यूरिटन एज में बैन हो चुकी थी, यानी इससे जो पिछला दौर है प्यूरिटन एज, उस दौर में कुछ चीज़ें बैन हो चुकी थी, उन्हें रीस्टोर किया गया इस एज में, इसलिए इसका नाम है द एज ऑफ रेस्टोरेशन। और इसके अलावा इस एज को द एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। और वो एज ऑफ ड्राइडन इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस दौर का जो फेमस राइटर है वो है जॉन ड्राइडन, उसके नाम पे इसे द एज ऑफ ड्राइडन कहा जाता है। अब मैं आपको बताऊंगा कि वो ऐसी कौन सी चीज़ें थी जो बैन हो चुकी थी और वो क्यों दोबारा बहाल की गई। तो इसलिए हम पहले आपको एक छोटा सा कंपैरिजन बताएंगे रेस्टोरेशन एज में और प्यूरिटन एज में, कि इन दोनों एजेस में फ़र्क क्या है और ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो उसमें बैन थी और इसमें फिर उनको दोबारा बहाल किया गया। और इसके अलावा हम इसे लिटरेचर में स्टडी करते हुए सबसे पहले इसको स्टडी करेंगे पोइट्री में, फिर ड्रामा में और आखिर में प्रोज में। तो चलें शुरू करते हैं। दोस्तों जब प्यूरिटन्स ने इक़्तिदार संभाला 1649 में, तो उन्होंने मोनार्की यानी बादशाहत ख़त्म की, जिसका मतलब है 1649 से लेकर 1660 तक इंग्लैंड में कोई बादशाह नहीं था। इसलिए इस पीरियड को इंग्लिश इंट्रैगनम भी कहा जाता है, यानी कि ऐसा दौर जिसमें कोई बादशाह ना हो। और इसके अलावा इन्होंने लिटरेचर के कुछ ख़ास टॉपिक्स पर पाबंदी लगा दी, जैसे कि कोई भी शायर सेक्सुअलिटी पर नहीं लिख सकता था। इससे पहले शायर सेक्सुअल टॉपिक्स पर लिखा करते थे और ये कोई हैरानी की बात नहीं है, बल्कि ये उनका कल्चर था। मगर अब इस पर पाबंदी लग चुकी थी। इस दौर में ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने सेक्सुअल टॉपिक्स पर लिखा मगर उसे पब्लिश नहीं करवाया, इस डर से कि कहीं वो पकड़े ना जाएं। दोस्तों प्यूरिटन एज में ड्रामास पर पाबंदी थी और किसी को ड्रामा लिखने या परफॉर्म करने की इजाज़त नहीं थी। अब यही वो सारी चीज़ें हैं जिन्हें रेस्टोरेशन एज में दोबारा बहाल किया गया, और इन्हीं चीज़ों को रिस्टोर करने की वजह से इस एज को रेस्टोरेशन एज कहा जाता है। जब चार्ल्स सेकंड वापस इंग्लैंड आया तो इसने बादशाहत बहाल की और इंग्लैंड का बादशाह बना। ड्रामास बनने लगे और राइटर्स को ये इजाज़त दी गई कि वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि चार्ल्स सेकंड को वापस लाने में इंग्लैंड के लोगों का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि वो इन सारी पाबंदियों से तंग आ चुके थे। अब वो इस कैद से रिहा होना चाहते थे। दोस्तों कुछ लोग प्यूरिटन एज को उसकी पाबंदियों की वजह से बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन आप उसे जितना भी क्रिटिसाइज़ करें, एक बात जो उस दौर में थी वो ये कि प्यूरिटन्स या प्रोटेस्टेंट्स अपने रिलीजन के बड़े पक्के थे और उस दौर में कोई ताकतवर आदमी किसी गरीब का हक नहीं मार सकता था और कोई बंदा किसी की प्रॉपर्टी पर कब्ज़ा नहीं कर सकता था, क्योंकि प्यूरिटन्स के रूल्स बहुत सख्त थे और चाहे वो अमीर हो या गरीब, वो सबको सज़ा दिया करते थे। जब रेस्टोरेशन एज आई तो लोग अपने मज़हब से हटना शुरू हो गए और लोगों की इखलाकियात यानी मोरालिटी प्यूरिटन एज से पहले जिस तरह की हुआ करती थी उससे भी ज़्यादा ख़राब हो गई। तो ये डिफरेंस था प्यूरिटन और रेस्टोरेशन एज में। दोस्तों क्योंकि रेस्टोरेशन एज में राइटर्स को इजाज़त दे दी गई थी कि वो किसी भी टॉपिक पर लिख सकते हैं, तो राइटर्स ने वो सब थीम्स जो एलिजाबेथन एज में या उससे पहले हुआ करती थी, जैसे कि अपने मुल्क से मोहब्बत, अपने रिलीजन से मोहब्बत, इन सब चीज़ों को छोड़ दिया और फ्रेंच लिटरेचर को कॉपी करना शुरू कर दिया, जो ज़्यादातर फहाश और सेक्सुअलिटी पर बेस्ड था। चार्ल्स जो कि इंग्लैंड में आने से पहले फ्रांस में था, इसलिए वो भी फ्रेंच लिटरेचर को बहुत पसंद करता था। अब बादशाह का असर अवाम पर तो होना ही था। दोस्तों इस दौर का जो फेमस पोइट था वो था जॉन ड्राइडन। ड्राइडन ने 3 तरह की पोइट्री लिखी: पॉलिटिकल सेटायर्स, डॉक्ट्रिनल पोम्स और फैबल्स। दोस्तों सेटायर कहते हैं किसी चीज़ को एक्सपोज करना और क्रिटिसाइज़ करना और उस चीज़ का मजाक उड़ाना। मजाक इस तरह उड़ाना कि उसे समझ भी आ जाए और उसे बुरा भी ना लगे। तो पॉलिटिकल सेटायर्स का मतलब है कि उस ज़माने की पॉलिटिक्स को मजाकिया अंदाज में निशाना बनाना। पॉलिटिकल सेटायर्स में फेमस हैं अबसैलम एंड एकिटोफेल और इसके अलावा द मेडल। अब बात करते हैं डॉक्ट्रिनल पोम्स की। डॉक्ट्रीन का मतलब होता है सेट ऑफ बिलीफ्स। डॉक्ट्रिनल पोम ऐसी नज़म होती है जिसमें लोगों के बिलीफ्स पर बात की जाती है। इनमें फेमस हैं रिलीजियो लेजाई और इसके अलावा द हिंद एंड द पैंथर। दोस्तों जॉन ड्राइडन ने रिलीजियो लेजाई तब लिखी जब ये प्रोटेस्टेंट था और इसमें इसने प्रोटेस्टेंट्स को डिफेंड किया है, और बाद में ये कैथोलिक हो गया और इसने लिखी द हिंद एंड द पैंथर और इसमें
इसने कैथोलिज्म को डिफेंड किया है। तो अब बात करते हैं फैबल की। दोस्तों, फैबल एक ऐसी नज़म होती है जिसमें जानवरों को इंसानों की क्वालिटीज़ दी जाती हैं, जैसे कि इंसानों की तरह बात करना, चलना फिरना और सोचना वगैरह, और इसके ज़रिए लोगों तक कोई मैसेज पहुंचाया जाता है। दोस्तों, जो फ़िल्म है कुंग फू पैंडा वो एक फैबल है, और जो पाकिस्तानी फ़िल्म है डोंकी राजा वो भी एक फैबल है। जॉन ड्राइडन की फेमस फैबल्स में शामिल हैं द पेलमन एंड अरसाइट और इसके अलावा अलेक्जेंडर्स फीस्ट। दोस्तों, ड्राइडन ने अपनी शायरी में सबसे ज़्यादा हीरोइक कपलेट इस्तेमाल किया। हीरोइक कपलेट ऐसे शेर को कहते हैं जिसमें अयैम्बिक पेंटामीटर मौजूद हो, यानी इसकी एक लाइन में 10 सिलेबल्स हों, 5 स्ट्रेस्ड और 5 अनस्ट्रेस्ड, और इनमें राइमिंग भी मौजूद हो। इस तवाज़ुन के साथ जो शेर लिखा जाता है उसे हीरोइक कपलेट कहा जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि रेस्टोरेशन एज में ड्रामे को दोबारा बहाल किया गया और इसमें नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई गई, जैसे कि अगर एक ड्रामा परफॉर्म किया जा रहा है तो अगर उसमें मौसम ख़राब दिखाया गया है तो बादलों के गरजने की आवाज़ ऐड की गई, और जो लोग ड्रामे को परफॉर्म कर रहे हैं उन्हें अट्रैक्टिव कॉस्ट्यूम्स पहनाए जाते। और ये पहली बार हुआ था कि ड्रामा में फ़ीमेल एक्टर्स को भी हायर किया गया। इससे पहले सिर्फ मेल एक्टर्स ही ड्रामाज परफॉर्म किया करते थे। इस दौर के ड्रामाज में एक और नई चीज़ इंट्रोड्यूस करवाई गई जिसे कहा जाता है कॉमेडी ऑफ मैनर्स। इसे इंट्रोड्यूस करवाया था विलियम कॉन्ग्रीव ने। कॉमेडी ऑफ मैनर्स ऐसी कॉमेडी को कहते हैं जिसमें आप अपनी बातों से लोगों को हंसाते हैं। एक होती है कॉमेडी ऑफ ह्यूमर्स, जिसमें आप कॉस्ट्यूम के ज़रिए लोगों को हंसाते हैं, यानी आप कोई ऐसा कॉस्ट्यूम पहनते हैं जो फ़नी टाइप का होता है और लोग उसे देखकर हंसते हैं। लेकिन कॉमेडी ऑफ मैनर्स में आप बातों के ज़रिए हंसाते हैं, ना कि फ़िज़िकल अपीयरेंस से। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस दौर के ड्रामाज़ को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए डर्टी जोक्स का इस्तेमाल किया जाता था, और ऐसे ड्रामाज़ परफॉर्म किए जाते जिनमें दिखाया जाता कि एक शख्स की बीवी किसी दूसरे शख्स के साथ भाग गई और हस्बैंड पीछे अकेला रह गया, या इसके अलावा इसकी बीवी इसे धोखा दे रही है और किसी और मर्द को पसंद कर रही है। तो ड्रामाज़ इस तरह की थीम्स पर बेस्ड किया करते थे और लोग ऐसी थीम्स को बड़े शौक से देखा करते थे। इस दौर के फेमस ड्रामाज जो कॉमेडी ऑफ मैनर्स पर लिखे गए उनमें शामिल हैं लव इन अ टब और लव फॉर लव। दोस्तों, इस दौर में कॉमेडी ऑफ मैनर्स के अलावा हीरोइक ट्रेजेडी पर भी ड्रामाज लिखे जाते थे, जिनमें फेमस हैं टायरैनिक लव और औरंगज़ेब। जी, आपने सही सुना, ये औरंगज़ेब बरसगीर वाला औरंगज़ेब ही है। इस प्ले को दरअसल जॉन ड्राइडन ने लिखा था, जिसमें उसने मुग़ल बादशाह औरंगज़ेब की ज़िंदगी के बारे में बताया। दोस्तों, जॉन ड्राइडन ही इस दौर का फेमस प्रोज राइटर है। इसने प्रोज अलग तरीके से लिखा जो मिल्टन और फ्रांसिस बेकन के प्रोज से मुख्तलिफ था। इसका प्रोज ज़्यादा सिंपल और एग्जैक्ट हुआ करता था। इसके फेमस प्रोज में शामिल है ऐसे ऑफ ड्रामेटिक पोइजी। दोस्तों, जॉन ड्राइडन के बाद जॉन बुनियान वो शख्स था जो प्रोज में ज़्यादा फेमस था। इसका फेमस प्रोज है द पिलग्रिम्स प्रोग्रेस और इसके अलावा लाइफ एंड डेथ बाय मिस्टर बैडमैन। तो दोस्तों, ये था रेस्टोरेशन पीरियड जो ख़त्म हुआ 1700 में। तो यहाँ पर 17th सेंचुरी ख़त्म हो चुकी। अब अगली वीडियो में हम 18th सेंचुरी लिटरेचर पर बात करेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप नीचे कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।